नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाओलिन टेम्पल के सामने। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि शाओलिन टेम्पल के शिष्य जो वहां प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे, वो हर्षवर्धन पर गुस्सा हो गए और हर्षवर्धन को फाइट करने की चुनौती दे देते हैं। हर्षवर्धन उनकी बात शांत भाव से सुनकर गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, एक एक करके काफी देर हो जाएगी। फिर उनका मजाक उड़ाते हुए बिना भाव के बोला, तुम सब लोग एक साथ आ सकते हो। अगर मुझे जमीन पर गिरा दिया तो तुम लोग जीत गए। यह सुनकर उन लोगों की आंखों में घमंड भरी मुस्कान आ गए और वह सब लोग उसे घूरती हुए बोला, बिल्कुल। इतना बोल वो लोग लड़के ने लिए खड़े हो गए जो लोग अभी अभी वहां पर कुछ वक्त पहले ही भर्ती हुए थे। वह लोग पीछे थे। वह लोग फाइट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। आगे सिर्फ वही लोग खड़े थे जिनको काफी ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस था और जो लोग नेशनल लेवल की फाइट में कंपटीशन करने के लायक थे। वही यह नजारा देखकर बड़े महंत को थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन इतना बड़ा नाम था। अगर उसे चोट लग गई तो वह अनाया को क्या जवाब देगी। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर शाओलिन टेम्पल के गुरुजी शिष्यों की ओर देखकर थोड़ा कड़क आवाज में बोले, ध्यान रखना उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। सभी शिष्य भी एक मुस्कान के साथ बोले, जी गुरुजी, नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी इसे साबित करना होगा कि यह हमारे डॉक्टर दीदी के लायक है। हर्षवर्धन को उनका घमंड तोड़ने में मजा आने वाला था। वह गंभीर भाव और हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, मैं जरूर साबित करूंगा। इतना बोलकर वह एक फाइटिंग पोज, लड़ने की मुद्रा लेता है और अपनी 2 उंगली से सामने खड़े शिष्यों को अपने ओर बुलाता है। यह करते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों में अहंकार के भाव थे, जैसे वहां खड़े कोई भी इंसान उसके लड़ने के काबिल ना हो। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। एक शिष्य ओवर कॉन्फिडेंस में मुक्का बनाकर हवा में उछलकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। हर्षवर्धन ने अपनी हल्की सी 2 उंगली से उस शिष्य के ऊपर वार किया। हर्षवर्धन का वार इतना तेज था कि वह शिष्य 2 फीट ऊपर जाकर अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है और वह अपना पेट पड़कर जमीन पर कराहने लगता है। यह देखकर बाकी सारे शिष्य 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन के एक वार से शिष्य का यह हालत हो सकता है। यहाँ तक कि हर्षवर्धन ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं थी। वहीं हर्षवर्धन का मूव देखकर शाओलिन टेम्पल के गुरु के चेहरे के रंग उठ गए। वो यह लड़ने की कला जानते थे। दुनिया भर में यह फाइटिंग स्टाइल ताई ची के नाम से जानी जाती थी। वैसे तो ताई ची एक पुरानी फाइटिंग कला है, लेकिन अब यह कला विलुप्त हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो भी ताई ची सिखाने वाले गुरु थे, वो बस अपने ही खानदान में यह कला सिखाया करते थे। वह लोग अपने परिवार के अलावा यह कला किसी को नहीं सीखते थे। इसकी वजह से कई सारे लोगों को तो कराटे की इस स्टाइल के बारे में पता तक नहीं होगा। और ताई ची फाइटिंग स्टाइल में सबसे ऊपर मानी जाती थी, क्योंकि जहां हर फाइटिंग मूव बल और ताकत से जीता जाता था, वही ताई ची अपने अंदर की एनर्जी को एक फ्लो, जैसे नदी बहती है, उस तरह से फिल करके लड़ी जाती थी। इसीलिए कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर इस कला में निपुण हो जाए तो वह अपने सामने 10 लोगों का सामना कर सकता था, वह भी बिना किसी मेहनत के और हथियार के। वही जो बाकी के शिष्य हर्षवर्धन को घेर कर खड़े थे, उन लोगों को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हर्षवर्धन ने यह कैसे किया। उनके हिसाब से तो यह बस हर्षवर्धन का एक तुक्का था, इसीलिए वह अभी भी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे खड़े हुए शाओलिन टेम्पल के हुआन गुरु कठोर आवाज में उन सभी शिष्यों को रोकते हुए बोले, सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर वह अपनी आंखों में गुस्सा लेते हुए हर्षवर्धन को देखकर आगे बोले, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम और किस मकसद से आए हो यहाँ। हुआन गुरु को इतना चिंता और गुस्से में देखकर बाकी सारे शिष्य डर के 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन इस बात से हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस एक टेढ़ी मुस्कान के साथ गुरु हुआन को देखता है, जैसे उन्हें चैलेंज कर रहा हो कि हिम्मत हो तो पता करके दिखाओ। अब हुआन गुरु को भी गुस्सा आ रहा था। उसने उन सभी शिष्यों को पीछे हटने का इशारा किया और वहां खड़े तीनों गुरु को एक साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। यह देखकर बाकी सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वहां का एक गुरु भी 30-30, 40-40 ट्रेन फाइटर को एक साथ संभालने की ताकत रखता था। और वही गुरु हुआन ने उन तीनों को ही एक साथ आगे बढ़ने का कहा। यह देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई।
लेकिन किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। हर्षवर्धन मन ही मन बोला, लगता है आज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका मिला है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई यह नहीं जान सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। दूसरी ओर हुआन गुरु की आज्ञा मिलते ही वह तीनों गुरु आगे बढ़े और एक छलांग के साथ हर्षवर्धन को तीनों ओर से घेर लिया। उन लोगों की फाइटिंग मूव्स इतने शार्प थे कि हर्षवर्धन की आंखों में भी एक पल के लिए चमक आ गई। लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसने काफी कूल तरीके से अपने एक हाथ की मुट्ठी कसी और उसे अपनी कमर पर लगा लिया और एक हाथ से प्रणाम की मुद्रा ली, जैसे वह उन दोनों को फाइट के लिए बुला आमंत्रण दे रहा हो। उसकी हरकत से वह तीनों गुरु भी प्रोवोक हो गए और वह तीनों एक साथ हर्षवर्धन पर वार करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन तीनों को समझ आ गया कि हर्षवर्धन को वह तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते। और यह चीज उन तीनों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य की बात थी। क्या सच में हर्षवर्धन को वो लोग नहीं हरा पाएंगे? और क्या अंजाम होगा इनकी इस फाइट का? क्या खुलेगा कोई नया राज सावली टेम्पल के बाहर? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन और तीनों गुरुओं के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हर्षवर्धन उन लोगों को पीछे हटा देता है। वही दूर खड़े हुए शिष्य जो उन गुरुओं को चेयर अप कर रहे थे और उन्हें जीतने के लिए बधाइयां देने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से हर्षवर्धन के पास इतनी काबिलियत नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वह समझ गए कि हर्षवर्धन उन तीनों पर भारी है और थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन ने उन तीनों 2 फीट पीछे धकेल दिया। यह देखकर गुरु हुआन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। वह एक लंबे छलांग के साथ हर्षवर्धन के आगे पहुंचे और एक फाइटिंग पोज लेकर हर्षवर्धन के देखते हैं। उनकी हरकत से यह साफ साफ नजर आ रहा था कि अगली बार वह खुद फाइट में उतरने वाले हैं। यह देखकर बाकी सभी लोग आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उन लोगों ने कभी गुरु हुआन को लड़ते हुए नहीं देखा था। उन लोगों ने सिर्फ सुना था कि उनकी फाइटिंग स्टाइल दुनिया के टॉप 10 फाइटर में आती है और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सभी लोग उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते थे। वहीं उन्हें मैदान में उतरता देख हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, लेकिन उसके दिल में एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई, जैसे वह यही चाहता था। इस बार हर्षवर्धन ने अपने पीछे बंधे हुए हाथ को फ्री कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह कितना ही ट्रेन फाइटर क्यों ना हो, लेकिन गुरु हुआन को हराना इतना आसान नहीं है। वह चीन के टॉप 5 फाइटर में से आते थे और दुनिया में भी उनका उतना ही बड़ा नाम था। उसने कई बार सुना था कि उनके साथ फाइट करने वाले लोग फिजिकल नहीं बल्कि उनके ओरा और आंखों की तपिश से ही मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और हर्षवर्धन भी यह बात महसूस कर सकता था कि जब से वह मैदान में आए थे, उन्होंने लगभग पूरे मैदान पर अपने ओरा का प्रेशर दे दिया था। हर कोई उस ग्राउंड से दूर जाने लगा था। थोड़ी ही देर में उन लोगों की फाइट शुरू हो गई। वहां खड़े लोग तो इतने सदमे में जा चुके थे कि उन लोगों को उनकी आंखों के सामने चल रहे नजारे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किसी और ही दुनिया का अजूबा देख रहे हो। उनके सामने हो रही फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। उनके सामने दिख रही उनकी फाइटिंग टेक्निक्स और उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी छलांगे तकरीबन सभी लोगों को चौंका चुकी थी। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि जैसे वह लोग जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही फाइट कर रहे हो। वह हवा में 3-3-4-4 बार फ्लिप करके जमीन पर उतरते थे, जैसे किसी पंछी का फर हवा के झोंके का सहारा लेकर धीमे धीमे जमीन पर उतर रहा हो। इस वक्त ग्राउंड का माहौल इतना डेंजरस हो चुका था कि हर कोई अपनी सांस से थाम के बैठा था। वहां पूरा आश्रम इकट्ठा हो चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन गुरु हुआन को इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकता है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि गुरु हुआ कहीं गुस्से में हर्षवर्धन को नुकसान न पहुंचा दे। यही बात बड़े महंत घनश्याम स्वामी के दिल में भी चल रही थी। वो हर्षवर्धन को लगने वाली चोट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भले ही हर्षवर्धन फाइट में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे चोट लगी तो वह इस आश्रम को बर्बाद कर सकता था। उसके पास वह पावर थी कि उसके एक इशारे से निक्से से यह पूरा गांव ही गायब हो जाए। दूसरी ओर बाहर वालों की चिंता से दूर, सभी के आश्चर्य से भी दूर, गुरु हुआन और हर्षवर्धन अपनी फाइट में डूबे हुए थे। हर्षवर्धन मन ही मन सोचता है, सच में गुरु हुआन की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही अच्छी है, वह भी इस उम्र में भी। दूसरी ओर गुरु हुआन भी मन ही मन यह सोच रहे थे कि हर्षवर्धन कौन है, क्योंकि इतनी देर तक उसके साथ फाइट करने की काबिलियत पूरी दुनिया में बस कुछ ही लोग रखते थे। उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी।
हालांकि वह 100% देकर फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन वह इतना तो समझ गए थे कि उनके सामने खड़ा हुआ यह लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। उसके पास जो कराटे, कुंफू, जुड़ा की अलग अलग फाइटिंग स्टाइल का नॉलेज है, वह गुरु हुआन से भी ज्यादा है। अब उनके दिल में हर्षवर्धन के लिए एडमिरेशन, सम्मान की भावना था, और वह दिल से जानना चाहता था कि हर्षवर्धन कौन है, और उसके पास इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल कैसे हैं, और इतनी दुर्लभ ताइची कराटे फाइटिंग स्टाइल उसे कैसे आती है। उन लोगों को फाइट करते हुए तकरीबन आधा घंटा होने आया था, लेकिन ग्राउंड के चारों ओर खड़े लोगों में से किसी ने भी अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। वह लोग बस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे, जैसे उनके सामने दो गॉड ग्रिट लड़ रहे हो, और उन लोगों की फाइटिंग से गुस्से और लातों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं बड़े गुरु को तो अब टेंशन हो रही थी। वह जानते थे कि जितनी लंबी फाइट, उतनी लंबी थकावट, और इसमें अंदरूनी चोट लगने का भी खतरा है। वह डर रहे थे और मन ही मन इस फाइट को रोकना चाहते थे, और तभी उनके दिल की मुराद पूरी करते हुए उन सभी के कानों में एक गुस्सेल और तीखी आवाज आई, रुक जाओ आप दोनों। इस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन एकदम अपनी जगह पर जम गई। वहीं गुरु हुआन को मौका मिल गया हर्षवर्धन पर वार करने का, इसीलिए उन्होंने एकदम हर्षवर्धन की गर्दन पर वार कर दिया। यह देखकर उन लोगों के कानों में एक चीख सुनाई दी, हर्ष बचो। क्या हर्षवर्धन को लग जाएगी चोट? और कौन आया था फाइट के बीच? सावलिंग टेम्पल के बाहर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि गुरु हुआन और हर्षवर्धन की फाइट को कोई आकर रोक देता है, जिसकी वजह से हर्षवर्धन का ध्यान फाइल पर नहीं रहता, और गुरु हुआन मौका देखकर उसकी गर्दन पर वार करते हैं तो एक तेज चीख की आवाज आती है, और कोई हर्षवर्धन को बचाने को कहती है। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह कौन है। यह हमारी हीरोइन अनाया है। दूसरी ओर रोकने की इस आवाज को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इस आवाज को पहचानते थे, और सबके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। गुरु हुआन को भी अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन अब उन्होंने अपना मूव कर लिया था, वह रुक नहीं सकते थे। दूसरी ओर हर्षवर्धन को किक लगती, उससे पहले ही उसने तेज रिफ्लेक्शन प्रतिक्रिया दिखाया, और वह एक लॉन्ग जंप के साथ पीछे की ओर फ्लिप कर देता है। वही घनश्याम स्वामी के चेहरे पर भी डर की लकीरें आ गई थी, क्योंकि अगर वह किक हर्षवर्धन की गर्दन पर लगती तो हर्षवर्धन कोमा में भी जा सकता था। वही हर्षवर्धन को सही सलामत देख अनाया, जो अभी अभी वहां आई थी और जिसने फाइट रोकी थी, वह दौड़कर उसकी ओर जाती है और उसे गले से लगाकर लंबी लंबी सांस भरने लगती है। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो वह तकरीबन रो ही देती। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था, कहीं वह हर्षवर्धन को खो ना दे, और उसकी आंखों में तेज गुस्सा भी नजर आ रहा था। वह अपनी जलती नजरों से दूर खड़े हुए गुरु हुआन को देखती है, जैसे अगर उसका बस चलता तो वह अभी उन्हें पीठ ही डालती। लेकिन अनाया उन्हें बहुत मानती थी, वो बहुत मुश्किल से खुद को तक देती है। वहीं अनाया की ऐसी नजरों को देखकर गुरु हुआन को भी गिल्टी महसूस हुआ। उनकी सबसे पसंदीदा शिष्य, या फिर कह सकते हैं उनकी बेटी, वही उसकी गुस्सेल नजर से घूर रही थी। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी का यह खूंखार रूप देखकर मुस्कुरा देता है। उसे अपनी छोटी सी बीवी का यह रूप देखकर दिल कर रहा था कि उसे एक लॉन्ग किस कर ले। वह इतनी प्यारी जो लग रही थी, उसे प्रोटेक्ट करते हुए, वह खुद को संभालते हुए, उसके हाथ को पकड़कर सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ एना, अभी सब कुछ ठीक है, हम बस फ्रेंकली मैच कर रहे थे। अनाया थोड़े गुस्से में दांत पीसकर बोली, फ्रेंकली मैच? वह भी गुरु हुआन के साथ? क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ खड़े लोगों को तो पता है कि गुरु हुआन कितने ताकतवर है। वो फाइट में लगभग नंबर 1 पर है इस देश में। शायद ही कोई ऐसा होगा इस दुनिया में जो उन्हें हरा सकता हो। तुम उनके साथ फाइट करने लगे। फिर उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए आगे बोली, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें इस तरह से फाइट करता देख मुझ पर क्या गुजरी है? फिर वह गुरु हुआन को घूरते हुए बोली, और आप हुआन गुरु? मैं आपका नाम बिल्कुल सही रखा था, गुस्सेल गुरु। क्या जरूरत थी हर्षवर्धन से लड़ने की? उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े शिष्यों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हुआन गुरु से सभी लोग डरते थे। एक तो उनकी फाइटिंग स्किल, और वो गुस्से के थोड़े तेज थे। उन्हें गुस्सा जल्दी आता था, इसीलिए कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। लेकिन पूरे आश्रम में सिर्फ एक ही ऐसी इंसान थी जो उन्हें गुस्सेल गुरु कहकर बुलाती थी, और वह थी अनाया, जिसे पूरा आश्रम डॉक्टर दीदी के नाम से जानता था।
बचपन से ही उन्हें इसी नाम से बुलाती थी, क्योंकि अनजाने में ही सही। लेकिन जब से वो इस आश्रम में आई थी, तब हुआन गुरु ने उस पर गुस्सा किया था। तब से ही वह उन्हें इसी नाम से बुलाती थी। वही उसकी बात सुनकर हुआन गुरु का मुंह बिगड़ गया। उनके चेहरे के साथ भाव नरम पड़ गए और वह किसी रूठे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ कर बोले, तुम शैतान बच्ची, तुम अपने पति की तरफदारी कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह नजर नहीं आता कि तुम्हारा पति तकरीबन मुझे पीटने ने ही वाला था, और तुम फिर भी इसकी तरफदारी कर रही हो। यह सुनकर अनाया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह हुआन गुरु की काबिलियत जानती थी। अब डरने की बारी हर्षवर्धन की थी, क्योंकि अनाया की शक भरी नजरें उसकी ओर थी। हर्षवर्धन उसके हाथ को प्यार से सहलाते हुए उसकी एक गाल को एक अंगूठे से रफ करते हुए बोला, बीवी ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग की हुई है, इसीलिए मैं अब तक ऐसे लड़ पाया। तुम तो जानती हो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा लड़ाई भी नहीं आती। इतना बोलकर वो अपने हैंडसम चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत ले आया। वही उसकी इस हरकत से बाकी के लोग सदमे में जा चुके थे। उनके सामने खड़ा यह खूंखार आदमी बोल रहा था कि उसे लड़ना नहीं आता। अगर उसका सेक्रेटरी रजत यह होता तो वो अपने बॉस की बात सुन बेहोशी हो गया होता। दूसरी ओर उसकी बात सुनकर अनाया ज्यादा कुछ नहीं सोचती। तभी उन छात्रों में से एक छात्र आगे आते हुए एक्साइटेड आवाज में बोला, डॉक्टर दीदी आप कब आई, और आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। वही उस शिष्य की इतनी एक्साइटेड आवाज सुनकर अनाया का ध्यान भटक जाता है। वो उसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, मैं परसों ही आई हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, और वैसे भी तुम सब लोग ही इतने बिजी होते हो कि तुम लोगों ने यह तक पता नहीं चला कि मैं आ गई, और मुझसे मिलने भी नहीं आए। अनाया के इस अंदाज को देखकर वह सभी शिष्य अनाया और हर्षवर्धन को घेर लेते हैं, जैसे अनाया उनकी सबसे पसंदीदा इंसान हो। हर्षवर्धन को भी इस बात से कोई इतराज नहीं था, हालांकि उसे हल्की सी जलन हो रही थी कि उसकी बीवी को यह लोग घेर के खेड़े हैं। लेकिन हर कोई अनाया को डॉक्टर दीदी कहकर बुला रहा था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ तक कि उससे भी बड़े छात्र भी वहां पर थे, और वह सभी लोग भी अनाया को डॉक्टर दीदी ही कहकर बुलाते थे और उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो हर्षवर्धन समझ गया कि इन सभी के दिल में अनाया के लिए खास जगह है। वही गुरु हुआन हर्षवर्धन को साइड आने का इशारा करते हैं ताकि वह उनसे बात कर सके। अनाया जो छात्रों के बीच फंसी हुई थी, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और हर्षवर्धन भी उसे कुछ नहीं कहता, बस साइड हट जाता है। उन छात्रों को भी अब हर्षवर्धन से कोई तकलीफ नहीं थी। वह जान चुके थे कि हर्षवर्धन उनकी डॉक्टर दीदी के काबिल है। जो गुरु हुआन को टक्कर दे सकता है, वो हर तरह से काबिल होगा। इसीलिए सभी छात्रों बस अनाया को घेर के खड़े हो गए और उससे बातें करने लगे। उन सभी की नज़र में अनाया एक्सीलेंट महान प्रिंसेस थी। हालांकि अनाया का बिहेवियर काफी डाउन टू अर्थ था, लेकिन वह सभी जानते थे कि इस आश्रम के सक्सेस और आश्रम की सभी कार्यों के पीछे अनाया का ही हाथ है। क्या हर्षवर्धन का राज खुल जाएगा और ले हुआन गुरु का शक सही था? क्या इन सब के बीच अनाया के दुश्मन चौकन हो जाएंगे? सावलीन टेम्पल के अंदर अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि गुरु हुआन हर्षवर्धन को साइड बुलाते हैं ताकि वह उनसे बात कर सके, और हर्षवर्धन भी अपनी छोटी सी बीवी को उन छात्रों के बीच बातें करने के लिए छोड़कर टेम्पल के अंदर चला जाता है। उनके पीछे बड़े गुरु भी चले गए थे। अब टेम्पल के अंदर गुरु हुआन हर्षवर्धन और सिर्फ बड़े गुरु ही थे, बाकी सभी लोग बाहर थे। अंदर जाकर वह लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। गुरु हुआन थोड़ी गंभीर आवाज में पूछते हैं, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह, और साफ साफ बताना, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। यह सुनकर घनश्याम स्वामी थोड़े परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूजन से गुरु हुआन की ओर देखते हैं, जैसे जानना चाहते हो कि बात क्या है। उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन के आसपास का ऑरा भी कठोर हो गया था, और उसके बिना इमोशन के चेहरे पर गुस्सा भी नजर आने लगा था। वह भी आवाज में कठोर लहजे में पूछता है, क्या मतलब है आपका कहने का? तो गुरु हुआन उसे बिना इमोशन के देखते हुए बोले, तुम्हारी फाइटिंग बहुत अच्छी है, तुम कोई आम शख्स नहीं हो, साफ साफ बताओ कौन हो, और अनाया की जिंदगी में क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी फाइट दोनों ही कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और सबसे ज्यादा कोई भी इंसान लड़ते वक्त अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम वह भी कर सकते हो, और ऊपर से तुम जिस फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हो, ताई ची, वह तकरीबन दुनिया में विलुप्त हो चुकी है। तुम्हें यह कला किसने सिखाई, और यह तुम्हें कैसे आती है? वही गुरु हुआन की बात सुनकर
जहां बड़े महंत सदमे में थे, वही हर्षवर्धन की आईब्रो आपस में मिल चुकी थी, क्योंकि उनकी कही हुई हर बात सही थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि विलुप्त हो चुकी मार्शल आर्ट की फॉर्म के बारे में इन गुरु को कैसे पता। वह भी उसी अंदाज में उनसे पूछता है, आपको इस तकनीक के बारे में कैसे पता? और क्या आपने भी गुरु यांग डायनेस्टी के ताइची गुरु झेंग सन फैंग से ट्रेनिंग ली है? वही झेंग सन फैंग का नाम सुनकर तो गुरु हुआन की हॉट बीट फास्ट हो गई। वह तुरंत अपनी जगह पर खड़े होकर हर्षवर्धन के आगे एक घुटने पर झुककर अपने दोनों हाथ आगे करके चाइनीज स्टाइल में हर्षवर्धन को नमन करते हैं। उनकी इस हरकत से जहां बड़े महंत सदमे में जा चुके थे, क्योंकि गुरु हुआन अपने घमंडी बिहेवियर और गुस्सेल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इतने घमंडी इंसान का इस तरह से किसी के आगे झुकना कोई आम सी बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक नाम सुनकर वह किसी मुजरिम बच्चे की तरह सर झुका कर खड़े थे। तभी उनके कानों में गुरु हुआन की आवाज आई, मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप मास्टर झेंग सन फैंग के डिसेबल्ड शिष्य हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपके साथ फाइट नहीं करता। उनकी आवाज में इतनी रिस्पेक्ट को सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि वह इसके मास्टर को जानता है। तभी हर्षवर्धन उन्हें अपनी जगह पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, आपको मेरे सामने जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं उम्र और तजुर्बे दोनों में, इसीलिए इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी गुरु हुआन विनम्र भाव से बोले, बिल्कुल नहीं मास्टर। फाइटिंग की दुनिया में मास्टर झेंग सन फैंग किसी भगवान की तरह है। उन्होंने तकरीबन हर तरह की फायरिंग स्टाइल में महारत हासिल की है और शायद दुनिया के नंबर 1 फाइटर भी है। उन्हें हराना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे फिर सामने 100 लोग ही क्यों ना हो। और उनका शिष्य बनवा सौभाग्य की बात है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यह कह सके कि उन्होंने मास्टर झेंग सन फैंग के पास से ट्रेनिंग ली है। और शायद दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं, उसमें से भी एक तो उनका ही बेटा है जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा एक था जिसने उन्हें धोखा दिया और उनकी दी हुई कला का दुरुपयोग करके कुछ लोगों को मार डाला, जिसकी वजह से खुद मास्टर झेंग सन फैंग के कहने पर उन्हीं के दूसरे शिष्य ने उनका वध कर दिया। यानी कहा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो को उनका डायरेक्टर शिष्य रह चुके हो, और अगर मैं गलत नहीं तो उनमें से एक आप है। वहीं उनकी बात सुनकर बड़े महंत अब तक तो तकरीबन बेहोश होने की कगार पर थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के बिजनेस पर राज करता है, उसकी एक और पहचान होगी, और वह भी इतनी इनक्रेडिबल पहचान है। उनकी नजरों में अब हर्षवर्धन किसी गॉड ग्रिड की तरह था। उनकी आंखों में भी अब हर्षवर्धन के लिए एडमिशन साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उनकी अनाया के लिए हर्षवर्धन सबसे बेस्ट इंसान हो। इस तरह वह लोग कुछ देर बातें करते हैं, तभी उनके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज आती है, क्या बातें हो रही है मेरे बिना? लगता है गुसेल गुरु मेरी शिकायत कर रहे हैं। इतना बोलकर वह अंदर आने लगी। उसकी इस बचपने से भारी बात सुनकर वहां बैठे तीनों इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो शायद उन तीनों के चेहरे पर कभी नहीं आती थी, क्योंकि उन तीनों के लिए ही अनाया खास थी। अनाया वहां जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ जाती है तो गुरु हुआन उसे देखते हुए उसका कान पकड़कर थोड़े गुस्सैल आवाज में बोले, तुमने हमें बताए बिना ही शादी कर ली, वह भी इतने अच्छे इंसान से। कहाँ से ढूंढा इनको तुमने? वहीं अनाया आंखें बड़ी करके हर्षवर्धन को देखने लगी, क्योंकि गुरु हुआन को अपनी तारीफ के लिए मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे हर्षवर्धन पर शक हो रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह सबको सकहरी नजरों से उन दोनों को देखते हुए बोली, सच सच बताए, क्या खिचड़ी पक रही है? और आप मेरे हस्बैंड की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? वही उसकी बात सुनकर वह तीनों ही हड़बड़ा जाते हैं। क्या अनाया जान पाएगी हर्षवर्धन की सच्चाई? और क्या होगा आगे इनकी जिंदगी में? और क्या छुपाया हुआ है हर्षवर्धन ने सावलिंग टेम्पल के अंदर? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया उन तीनों सक भरी नजरों से घूरती है, क्योंकि गुरु हुआन हर्षवर्धन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। गुरु हुआन को बचाने के लिए बड़े महंत गंभीर आवाज में बोले, यह सब कुछ छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम कपूर मेंशन जाने वाली हो। क्या तुम अकेली जाओगी या मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए किसी का इंतजार करूं? अनाया उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं घनश्याम स्वामी, आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं देख लूंगी, और चिंता मत कीजिए, वैसे भी हर्षवर्धन तो वहां होगा ही। यह सुनकर वह दोनों भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब तक इन दोनों को हर्षवर्धन पर यकीन था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो लोग अभी आगे कुछ डिस्कशन करते,
तभी वहां पर एक शिष्य आते हुए बोला, डॉक्टर दीदी, हम लोग आपका लेबोरेटरी में इंतजार कर रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। उस शिष्य की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर भी गंभीर भाव आ जाते हैं। वह बिना इमोशन के बोली, ठीक है आप लोग चलो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वह उसे वहां से भेज देती है। फिर अपने सामने बैठे दोनों गुरु से बोली, अब बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है, उसके बाद मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे अपनी भी कुछ रिसर्च कंप्लीट करनी है। वह दोनों गुरु भी जानते थे कि अनाया के पास फालतू वक्त नहीं होता था। वह बहुत ज्यादा मेहंदी बच्ची थी। वह दोनों बोले, ठीक है तुम जाओ, लेकिन हम लोग शाम का डिनर एक साथ करेंगे। अनाया अभी मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। फिर खड़े होते हुए गुरु हुआन को चिढ़ाकर बोली, वैसे गुस्सैल गुरु, मेरे हस्बैंड को धमकाना बंद कर दीजिए, वरना मैं आपको परेशान करूंगी। यह सुन वो हंसने लगे। तभी वो आगे बोली, वह बुरा इंसान नहीं है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बात सुनकर गुरु हुआन का मुंह बिगड़ जाता है। जो गुरु पूरी दुनिया के सामने सख्त इंसान बनकर रहते थे और शिष्य उन्हें दानव की तरह मानते थे, क्योंकि हमेशा गुस्सा उनके नाक पर चढ़ा रहता था। वह अनाया के चिढ़ाने पर किसी बच्चे की तरह अपना मुंह बिगाड़ रहे थे। उनकी इस हरकत से अनाया के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई। वह खड़ी होकर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से चिल्लाते हुए गुरु हुआन बोले, बदमाश लड़की, तुम रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे पति को परेशान करता हूँ या नहीं। अनाया भी पीछे मुड़कर बोली, आप मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, गुस्सैल गुरु। इतना बोलकर वो चली गई। यह देख हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़े होते हुए उन दोनों गुरु से आज्ञा लेकर बोला, मैं भी अनाया के साथ जाता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम के लिए वापस भी निकलना है। वैसे तो गुरु हुआन उसे रोककर बातें करना चाहते थे और बहुत सारी चीज जानना चाहते थे, लेकिन बड़े महंत उन्हें कुछ ज्यादा पूछने नहीं देते और वह हर्षवर्धन को अनाया के पीछे जाने की इजाजत दे देते हैं। उनके जाने के बाद गुरु हुआन थोड़ी परेशान आवाज में बड़े महंत से बोले, आपने मुझे क्यों रोका? बड़े महंत, आप जानते थे कि मुझे उससे बहुत सारी चीज जानी है। गुरु हुआन की बात सुनकर बड़े महंत गंभीर आवाज में बोले, मुझे पता है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए, वह कोई आम शख्स नहीं है। उसका नाम पूरी दुनिया में क्रूर बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बच्ची अनाया पर तो यकीन कर सकते हैं। उसने जरूर उससे परखा होगा, उसके बाद ही उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया होगा। मुझे नहीं लगता कि वह अनाया को कोई नुकसान पहुंचाएगा, और मैं पिछले 2 दिनों में जितना उसे जाना है और जितना उसके बारे में मुझे पता चला है, वह अनाया को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव है। वह हमेशा ढाल बनकर उसके सामने खड़ा रहेगा, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो हमारी अनाया को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे दुनिया की नजरों से बचा सकता है। बड़े महंत की बात सुनकर गुरु हुआन को भी याद आता है कि किस तरह से हर्षवर्धन अनाया के लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था। वो है एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे भी उसका कैरेक्टर, व्यक्तित्व बुरा नहीं लगा। दूसरी ओर हर्षवर्धन जब अनाया के पीछे पीछे जाने लगा तो अनाया उसे देखते हुए बोली, तुम वहां क्यों नहीं रुके? हर्षवर्धन उसे एक साइड से अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए रुका हूँ, उन लोगों के साथ नहीं। वैसे भी उन लोगों को मैं ठीक से नहीं जानता, उससे तो अच्छा मैं कोई बिजनेस मीटिंग ही कर लूं। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जानती थी कि हर्षवर्धन का वक्त कितना कीमती है और पिछले 2-3 दिनों से वह बस उसके साथ ही रह रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनाया अभी उसे जाने को नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह भी उसके साथ रहना चाहती थी। कपूर मैंशन में जाने से पहले वह अपना बचा हुआ सारा वक्त हर्षवर्धन के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि कपूर मैंशन में जाने के बाद उसे हर्षवर्धन से मिलने का मौका बहुत कम मिलेगा। उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ और बहन किसी गिद्ध की तरह उस पर नजर गाड़ाकर बैठ जाएगी, इसीलिए वह अपना वक्त हर्षवर्धन के साथ बिताना चाहती थी। वह हर्षवर्धन का हाथ पकड़ कर बोले, ठीक है तो मेरे साथ ले चलो। आज मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी दुनिया में ले जाती हूँ, जहाँ मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल बिताए हैं। तुम कह सकते हो कि वह मेरा टेम्पररी घर है, जहाँ वक्त गुजारना मुझे पसंद है। यह सुनकर हर्षवर्धन की आईब्रो छोटी हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि अनाया उसके अलावा किसी चीज की आदत रखे। वह उसे बाहों में कसते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद है,
मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर सकती है। इतना बोलकर वह उसके गाल को हल्के से सहला देते हैं। तब तक वह चलते हुए लेप तक पहुंच गए थे। कौन सी ही वो लेप और क्या रिएक्शन देगा हर्षवर्धन उस लेप को देखकर, और आगे कैसी होगी कपूर खानदान में उसकी जिंदा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।